गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 4 कण का जीवन दर्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने उसके शब्दार्थ देखे थे और प्रश्न उत्तर थे वो बाकी थे। तो आगे देखते हैं हम। शब्दार्थ के बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है अत्यलप। फर्स्ट है अत्यलप। अत्यलप का सामने डैश करके लिखिए बहुत थोड़ा। अत्यलप का मीनिंग होता है बहुत थोड़ा। अब उसका वाक्य बनाइए। सांसारिक भोग विलास, सांसारिक भोग विलास अत्यल्प सुख देते हैं। अत्यल्प सुख देते हैं। सांसारिक भोग विलास अत्यल्प सुख देते हैं। दूसरा है चाकचिक्य। चाकचिक्य उसका मीनिंग होता है चकाचौंध या तो चमक। उसका मीनिंग लिखिए चमक। वाक्य बनाइए। देहाती मित्र, देहाती मित्र मुंबई की चाकचिक्य पर मुग्ध हो गया। मुग्ध हो गया। तीसरा है कनकाब। तीसरा है कनकाब। उसका मतलब होता है सुनहले। सुनहले। वाक्य बनाइए। राजमहल के कनकाब शिखर हमारा ध्यान खींच रहे हैं। हमारा ध्यान खींच रहे हैं। उसके बाद है तपःक्षीण। उसके बाद है तपःक्षीण। उसका मीन होता है प्रभावहीन, जिसका प्रभाव नहीं होता, प्रभावहीन। वाक्य बनाइए। शाप के प्रभाव से मुनि तुरंत तपःक्षीण हो गए। तपःक्षीण हो गए। उसके बाद है कलेश। कलेश का मीनिंग होता है वेदना। कलेश का मीनिंग होता है वेदना। वाक्य बनाइए। पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को बड़ा कलेश हुआ। पिता को बड़ा कलेश हुआ। उसके बाद है झंझावात। उसका मीनिंग होता है तूफान। झंझावात का मीनिंग होता है तूफान। वाक्य बनाइए। बर्फीले झंझावातों में भी हमारे सैनिक देश की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा करते हैं। उसके बाद है फणीबंध। उसके बाद है फणीबंध। उसका मीनिंग होता है नागपास। उसका मीनिंग होता है नागपास। वाक्य बनाइए। पता नहीं, कोमा करके पता नहीं, फिर कोमा, संकट के इस फणीबंध से हमें कौन छुड़ाएगा। हमें कौन छुड़ाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2।
संक्षेप में उत्तर दीजिए, मतलब शॉर्ट में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट है, विभव से क्या प्राप्त होता है? विभव से क्या प्राप्त होता है? तो विभव मतलब कि वैभव, बराबर। विभव से क्या प्राप्त होता है? वैभव से क्या प्राप्त होता है? आंसर लिखिए। विभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी खुशी प्राप्त होती है। थोड़ी सी खुशी प्राप्त होती है। पूरा आंसर देखते हैं। विभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी खुशी प्राप्त होती है। सेकंड देखते हैं, धन संपत्ति किस लिए है? धन संपत्ति किस लिए है? आंसर लिखिए। धन संपत्ति परोपकार के लिए है। परोपकार के लिए है। थर्ड देखिए, समृद्धि सुख के अधीन मानव क्या होता है? समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है? तो आंसर लिखिए। सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज डैश करके प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण हो जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। पूरा आंसर देखते हैं। सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज देश प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता है और उसकी दुर्दशा होती है। फोर्थ है, फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं? फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं? आंसर लिखिए। फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। तो फर्स्ट पंक्तियाँ है, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान ही देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो आंसर करके लिखिए। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, उसके बाद उदाहरण चिन्ह, जो हम फुल स्टॉप करते हैं उसके नीचे एक बिंदी लगाते हैं, ऐसा। फिर से बोलती हूँ, कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, फिर उद्गार चिन्ह, आप मुझे राज्य देने का लालच दे रहे हैं, परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता। मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। मुझे दान देने में रुचि है। इसलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूं।
रहूं और उनके दुख दूर कर सकूं, उनके दुख दूर कर सकूं। पूरा एक बार देख लेते हैं। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, आप मुझे राज्य देने का लालच दे रहे हैं, परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे दान देने में रुचि है। इसलिए मैं केवल यही सोचता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूं और उनके दुख दूर कर सकूं। दूसरा देखते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद दौर, सकता न किसी विध उसे छोड़। रख खेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। तो इसका भावार्थ लिखिए। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, गरुड़ पक्षी के समान है। मुझे राजमुगट नहीं पहनना है, मुझे राजमुगट नहीं पहनना है। इस समय दुर्योधन भारी संकट में है, इस समय दुर्योधन भारी संकट में है। युद्ध रूपी नागपाश से उसे जकड़ रखा है, युद्ध रूपी नागपाश ने उसे जकड़ रखा है। मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को दूर करना है। दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है। मुझे गरुड़ की तरह अपना कर्तव्य निभाना है। तो पूरा एक बार हम देख लेते हैं। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राजमुकुट नहीं पहनना है। इस समय दुर्योधन भारी संकट में है, युद्ध रूपी नागपाश ने उसे जकड़ रखा है। मुझे दुर्योधन से इस नागपाश से दूर करना है। दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है। मुझे गरुड़ की तरह अपना कर्तव्य निभाना है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि टिप्पणी लिखिए, मतलब कि उसके बारे में संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। तो उसका पहला है कर्ण की अभिलाषा। तो आंसर लिखिए, मतलब कर्ण कैसा था, उसकी आशा कैसी थी, वो कैसे विचार रखता था, उसके बारे में लिखना है। तो आंसर लिखिए, कर्ण दानी पुरुष है। कर्ण दानी पुरुष है, फुल स्टॉप। वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है। वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है। उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है। उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है। वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। वह दयालु और उदार वृत्ति का है।
वह दयालु और उदार वृत्ति का है। गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है। गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है। उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से गरीबों का दुख दूर कर सके। गरीबों का दुख दूर कर सके। फिर से एक बार देख लेते हैं। कर्ण दानी पुरुष है। वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है। उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है। वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। वह दयालु और उदार वृत्ति का है। गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है। उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से गरीबों का दुख दूर कर सके। अब कर्ण का मित्र धर्म कैसा था? वो अपने मित्र के लिए क्या कर सकता था? तो आंसर लिखिए। कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ है। कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ है। एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने गए। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने के लिए गए। उन्होंने उसे राज्य देने की लालचा दी। परंतु कर्ण ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया। पूरा आंसर एक बार देख लेते हैं। कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने के लिए गए। उन्होंने उसे राज्य देने की लालचा दी, परंतु कर्ण ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया। अब है विरोधी शब्द लिखिए। तो फर्स्ट है निर्मल। निर्मल का विरोधी शब्द होता है मलिन। निर्मल का विरोधी शब्द होता है मलिन। दूसरा है निर्धन। तो निर्धन का विरोधी शब्द होता है धनवान। तीसरा है प्रभुत। प्रभुत का होता है कम। प्रभुत मतलब ज़्यादा, तो उसका विरोधी शब्द होता है कम। चौथा है कोमल। कोमल का विरोधी शब्द होता है कठोर। कोमल का विरोधी शब्द होता है कठोर। उसके बाद है लास्ट अमृत। अमृत का विरोधी शब्द होता है विष। अमृत का विरोधी शब्द होता है विष।
अब है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है सुखोपभोग। सुखोपभोग का आंसर हो मतलब समानार्थी शब्द होता है विलास। देखिए यहाँ है थर्ड लाइन में लास्ट वाले 3 अक्षर विलास फर्स्ट लाइन में, बराबर। उसका वाक्य बनाइए, राजा सदा विलास में डूबा रहता था। राजा सदा विलास में डूबा रहता था। दूसरा है हथेली। तो हथेली का होता है करतल। यहाँ फर्स्ट लाइन में सीधा है करतल। हथेली का मतलब होता है करतल। वाक्य बनाइए, बच्चे का करतल देखकर ज्योतिष ने उसका भविष्य बताया। ज्योतिष ने उसका भविष्य दिखाया। तीसरा है प्रचुर। प्रचुर का होता है प्रभुत्व। फर्स्ट लाइन में पहले 3 अक्षर प्रभुत्व। वाक्य बनाइए, वह गांव में रहता था, कोमा पर उसके पास प्रभुत्व संपत्ति थी। उसके पास प्रभुत्व संपत्ति थी। प्रभुत्व का मीनिंग होता है ज़्यादा। उसके बाद है दरज का होता है दरार। सेकेंड लाइन में सीधा दरार। वाक्य बनाइए, गरुड़ पहाड़ों की दरार में निवास करता है। गरुड़ पहाड़ों की दरार में निवास करता है। उसके बाद है आंधी। आंधी का होता है अधड़। सेकेंड लाइन में आड़ा अधड़। वाक्य बनाइए, सारी रात अंधड़ ने कहर मचा दिया। सारी रात अंधड़ ने कहर मचा दिया। उसके बाद है पानी। तो पानी का होता है वारी। लास्ट लाइन में नीचे वारी। तो वाक्य बनाइए, सदा स्वच्छ वारी पीना चाहिए। सदा स्वच्छ वारी पीना चाहिए। उसके बाद है गरल। गरल का होता है विष। गरल का होता है विष। वाक्य बनाइए, देखते ही देखते सांप का विष बच्चे के शरीर में फैल गया। बच्चे के शरीर में फैल गया। लास्ट है चट्टान। चट्टान का होता है सैल। चट्टान का होता है सैल। वाक्य बनाइए, सैल के उस पार झरना था। सैल के उस पार झरना था। अब लास्ट क्वेश्चन है, अंदाज अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो उसमें आपके अंदाज में आपको आंसर देने हैं। मैं अपने अंदाज में देती हूँ। आपको मेरा सही लगे तो आप मेरा भी दे सकते हो और अपने आप लिखना चाहो तो अपने आप लिख सकते हो। उसमें पहला है, यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या कहते? आप क्या करते? यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करते? तो मैं अपने मत से बोल रही हूँ कि यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान मुझसे मदद मांगे तो पहले मैं उसकी
ज़रूरत के बारे में पूछूंगा। मैं उसकी ज़रूरत के बारे में पूछूंगा। यदि मुझे उसकी ज़रूरत सच्ची लगी तो, अगर मुझे उसकी ज़रूरत सच्ची लगी तो मैं अवश्य उसकी मदद करूंगा। मैं अवश्य उसकी मदद करूंगा। मदद करने में यदि दूसरों के सहयोग की आवश्यकता हुई, मदद करने में यदि दूसरे सहयोग की आवश्यकता हुई तो उनका सहयोग भी लेने में मैं संकोच नहीं करूंगा। दूसरा है, आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करें? आप क्या करेंगे? तो मैं अपने मत से बोल रही हूँ, संकट में पड़े हुए मित्र की मदद करना मेरा कर्तव्य है। संकट में पड़े हुए मित्र की मदद करना मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करते ही मैं मित्र धर्म को निभा सकता हूँ। अपने आप को सच्चा दोस्त साबित कर सकता हूँ। अपने आप को सच्चा दोस्त साबित कर सकता हूँ। इसलिए संकट में पड़े हुए मित्र को संकट से छुड़ाने में कोई कसर नहीं रखूंगा। थर्ड है, आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो क्या करोगे? आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो क्या करोगे? तो मैं अपने मत से बोल रही हूँ, अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग परोपकार के लिए करूँगी। मैं अनाथ आश्रम में वहाँ के ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरी चीज़ें खरीद कर ला दूँगा। उनकी ज़रूरती चीज़ें उसको खरीद कर ला दूँगी। प्यासों के लिए प्याऊ बनाऊँगा। प्याऊ मतलब कि परब। और गरीबों को अन्नदान दूँगा। इस प्रकार अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग दूसरों के दुख दूर करने में करूँगा। अब है योग्य विस्तार प्रकल्प कार्य मतलब प्रोजेक्ट वर्क। छात्रों से निर्देशित विषय पर प्रकल्प कार्य करवाइए। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त कीजिए। जैसे कि अनाथ आश्रम है, फिर वृद्धाश्रम है, वहाँ क्या है, योगदान देने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं वो कुछ कमाते नहीं है और जो सेवा चला रहे हैं वो अपना जो खर्चा है वो कम करके उसके लिए पुण्य कमाते हैं। दूसरा है प्रसिद्ध दानवीरों के जीवन प्रसंगों का संकलन कीजिए। तो हम सब एक काव्य देखा तो उसमें कर्ण दानवीर कहते हैं। कर्ण को क्या कहते हैं? दानवीर। तो ये कर्ण ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा है। जो गरीब लोग हैं, जिसके दुखी लोग हैं, उसकी सेवा की है। तो यहाँ हमारे चैप्टर है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 5 स्वराज्य की नींव पढ़ेंगे। अब आपको एक्सरसाइज कौन कौन सी लिखनी है? तो पहला स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1 वाक्य प्रयोग कीजिए, वो आपको लिखना नहीं है फेयर बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको फेयर बुक में नहीं लिखना है। क्वेश्चन 2 संक्षेप में उत्तर दीजिए, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, तो ये भी आपको अपने फेयर बुक में लिखना है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 टिप्पणी लिखिए, तो ये भी आपको फेयर बुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 विरोधी शब्द लिखिए, तो वो भी आपको लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, तो आपको कोष्टक ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ समानार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 अंदाज अपना अपना, वो अपने विचार में लिखना है तो भी लिख सकते हो, और मैंने बोला वो लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। अगर इस लेसन में आपको कुछ समझ में नहीं आता एक्सरसाइज में, तो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर? आपको ये होमवर्क फ्राइडे को जमा करवाना है और सबको करवाना है। आधे लोग 3 से 4 लोगों ने भेजा है पूरा होमवर्क, बाकी किसी ने होमवर्क नहीं भेजा है। और हो सके तो पीडीएफ करके भेजिए। अगर पीडीएफ नहीं कर सकते तो आप फ़ोटो इस तरह खींचिए कि मुझे सारे शब्द मैं पढ़ सकूं, तो आपकी जो मिस्टेक है लिखने में वो मैं देख सकूं और आपको बोल सकूं। ओके, थैंक यू।